स्वागत है आपका 10 कदम में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर फर्जी अधिकारी बनकर अवैध वसूली कर रहा एक युवक पकड़ा गया। फर्जी अधिकारी को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। 2 दिन पहले संग्रामगढ़ के सरकारी स्कूल पहुंचकर खंड शिक्षा अधिकारी बनकर ये पहुंचा था। विद्यालय का निरीक्षण किया था। बाकायदा इसने शिक्षिका पर कार्रवाई न करने के लिए 10,000 रुपए की डिमांड भी रखी थी। आज पैसा लेने जब पहुंचा अधिकारी तो ग्रामीणों ने इसे पकड़कर इसकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त प्रतापगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, इसका खुलासा हुआ कैसे कि ये फर्जी अधिकारी है? जी मेनका, हम आपको बताना चाहेंगे, आज ये जो अपने आप को फर्जी खंड शिक्षा अधिकारी बता रहा था, अफसर बता रहा था, ये आज पैसा लेने पहुंचा था। अगर बात करें तो 2 दिन पहले ये जो है चुम्बकी प्राथमिक विद्यालय है जो संग्रामगढ़ इलाके में पड़ता है, और वहां पे जो है इसने खंड शिक्षा अधिकारी बनकर जो है निरीक्षण किया था, और वहां की प्रधानाध्यापक सुशीला यादव से जो है कार्रवाई न करने के लिए 10,000 रुपए की डिमांड की थी। लेकिन तो कैसे पता चला उन्हें कि ये फर्जी है? जी मेनका, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, उसी समय सुशीला यादव को कहीं ना कहीं ये शक हो गया था कि ये अफसर जो है फर्जी है, लेकिन वो उस समय जो है अकेले जो है स्कूल में मौजूद थी तो कुछ कर नहीं पाई। फिर उसके बाद उनका नंबर लेती हैं और नंबर लेने के बाद उनको फोन करती है कि आप सोमवार को अकेले कॉलेज में आ जाइएगा और जो भी आपने पैसे मांगे थे हम आपको जो है वो पैसे जो है दे देंगे। और जैसे ही आज सोमवार था, विद्यालय खुला था और फर्जी जो खंड शिक्षा अधिकारी था वो पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा वैसे ग्रामीणों ने पकड़ के उसको पीटा और पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मेनका, रोहित, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो फर्जी अधिकारी की पोल खुल गई और उसके बाद उसे ग्रामीणों ने पकड़ा, उसकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर आगरा से खबर, जहां पर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये फुटेज है एक घर के बाहर का, जहां पर कुछ युवक हैं, 2 लड़के हैं जो कि शीशा कार का तोड़ दिया इन्होंने पत्थर मारते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। युवकों की करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि आखिर क्यों इन्होंने कार का शीशा तोड़ा है, आखिर क्या दुश्मनी कार के मालिक से इनकी रही होगी, ये साफ नहीं हो पाया है, या फिर ये यूं ही मस्ती की वजह से ही मस्ती में इन्होंने ये नुकसान किया है। न्यू आगरा के कमला नगर का ये मामला बताया जा रहा है। खबर कानपुर से, जहां पर फास्ट फूड की दुकान में एक डंपर घुस गया जिसमें एक दंपति और बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां मौजूद लोगों ने डंपर चालक को पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। नवाबगंज थाना क्षेत्र के मकड़ी खेड़ा की यह घटना है, जहां पर फास्ट फूड की दुकान में यह डंपर रफ्तार ज्यादा होने की वजह से बेकाबू होकर के घुस गया। सोशल मीडिया की वजह से अपनी पोस्ट को लेकर चर्चाओं में रहने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने हत्या की धमकी मिलने पर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने रविवार को कोलकाता के लाल बाजार क्राइम साइबर और पुलिस कमिश्नर ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने शिकायती पत्र के साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कमेंट में मिली धमकी का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर हसीन जहां ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर देश को श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की बधाई दी थी, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों ने हत्या की भी धमकी दी। इस मामले में हसीन जहां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम और पश्चिम बंगाल की सीएम को भी ट्वीट किया है। अर्णव हजरा हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्णव, ये धमकी इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने राम जन्मभूमि शिलान्यास शिलापूजन को लेकर देश को बधाई दी थी। एकदम सही बोला आपने। हसीन जहां मोहम्मद शमी की जो पत्नी है, वो ये भी हमारे न्यूज 18 के लिए बताया गया था कि 5 अगस्त अयोध्या के भूमि पूजन के दिन एक विशेष अपनी ही सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्हें डाली। उसके साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी इस सोशल पोस्ट उन्हें किया। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त के बाद मर्डर और रेप की धमकी उसको दे रही थी सोशल साइट पे, कहीं पर फोन पे। इसका कोई खत्म नहीं हो रहा है। 9 अगस्त 4 दिन हो गए, लेकिन
ये जो धमकी था मर्डर की और उसको रेप करने के लिए, इसके लिए वो कल लाल बाजार गए थे रवि संडे, और कोलकाता पुलिस कमिश्नर और कोलकाता पुलिस जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है उसमें भी एक डिफरेंट कंप्लेंट लॉन्च की है। उसका मांग है अभी जो कट्टरपंथियों ने उसके मर्डर और रेप करने के लिए धमकी दे रहे हैं, इसके लिए वो इनसिक्योर फील करी है, इसीलिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर के साथ वो हेल्प मांगी है और इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन और जो लोग जो कट्टरपंथियों ये काम कर रहे हैं उसको अरेस्ट करके जब्त साजा देने के लिए वो भी मांग किया है। जी अर्णव, धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल में जुट चुकी है कि आखिर कौन लोग हैं जो कि धमकी दे रहे हैं हसीन जहां को। इधर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के जन्मदिन के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए सभी लोग। उनके जन्मदिन के मौके पर पार्टी का आयोजन हुआ था। 8 अगस्त को बर्थडे मनाया गया था मुंबई स्थित उनके आवास पर, जहां पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे, उनके रिलेटिव्स भी पहुंचे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। 8 अगस्त को अबू आजमी का 65वां जन्मदिन था। तस्वीरें ये 8 अगस्त की आप देख रहे हैं। अबू आजमी के घर पर उनके जन्मदिन के मौके पर बर्थडे का पार्टी का आयोजन किया गया था और उस पार्टी में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और सभी फोटो सेशन के दौरान खासकर इकट्ठा हो गए। और तस्वीरें देखिए जरा कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, इस टीम 11 के साथ उनकी ये बैठक जारी है। तो लगभग हर रोज सीएम ये बैठक बुलाते हैं। कोरोना के मद्देनजर जो हालात हैं उसकी चर्चा होती है मीटिंग के दौरान, और साथ ही और क्या कदम उठाए जाएं ताकि कोरोना से उपजे हालात उनका सामना किया जा सके, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उन्हें राहत पहुंचाई जा सके। और आज भी ये अहम मीटिंग इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की चल रही है, अधिकारियों के साथ ये मीटिंग चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल इस मीटिंग के दौरान भी रखा गया है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि कोरोना पर इस वक्त किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या हालात हैं, आगे क्या और किया जाना चाहिए, वो भी तब जबकि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। 1 लाख से ऊपर हो चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या, वहीं 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि कोरोना की रफ्तार को कम किया जाए, और साथ ही चूंकि अनलॉक की प्रक्रिया काफी आगे निकल चुकी है, बहुत सारे उद्योग धंधे फिर से शुरू हो चुके हैं, तो वहां पर लोगों को नौकरी तो मिले लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त प्रदेश के सामने बना हुआ है, खासकर जो प्रवासी उत्तर प्रदेश के लोग जो लौटे हैं उनके पास काम की समस्या बहुत ज्यादा है, रोजगार की समस्या नहीं है उन्हें। तो ऐसे में उन्हें किस तरह से, बड़ी संख्या में लोगों को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए, ये तमाम वो मुद्दे हैं, तमाम वो विषय हैं जिन पर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीरता से काम करती दिखाई दे रही है। और इन्हीं मुद्दों पर आज की मीटिंग में भी चर्चा हो रही होगी। मुमकिन है कि इस बात पर भी चर्चा हो रही हो कि किसानों को लेकर के और किस तरह से कदम उठाया जाए। मॉनसून में बाढ़ के भी हालात जगह जगह देखने को मिल रहे हैं, तो एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ बाढ़, इससे किस तरह से निपटा जाए, प्रशासन किस तरह के कदम उठाए और प्रशासन ने अब तक किस इलाके में क्या काम किया है, ये तमाम जानकारी सीएम ले रहे होंगे, जरूर निर्देश दे रहे होंगे। तो इस वक्त सीएम की मीटिंग की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीर आप देख रहे थे। इधर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या नवंबर 2005 में हुई थी। हत्याकांड के वक्त का बाहुबली मुख्तार अंसारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो फैजाबाद के बाहुबली अभय सिंह को वारदात की जानकारी दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त दोनों ही, अभय सिंह और मुख्तार अंसारी, दोनों ही अलग अलग जेल में बंद थे, लेकिन बाकायदा फोन पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। भैया एक को जमीन नहीं थी, रिजवान भाई से वहाँ बात की वजह हुई, तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ, उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे, हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी। अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ, ये सुनने में आया। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा
जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ हाँ काट ली ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, रख रहे बात होगी। वायरल ऑडियो की पुष्टि के लिए न्यूज 18 की टीम ने एसटीएफ से संपर्क किया, जिसके बाद उन्होंने भी बताया कि हां, ये ऑडियो क्लिप प्रमाणिक है। वार्ता मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच में है। दोनों उस वक्त जेल में थे और इस ऑडियो में पहले फ़ोन अभय सिंह ने लगाया मुख्तार अंसारी को और उसने किसी ज़मीन के डील के बारे में बात करने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी ने इस पूरी बात को साइडलाइन कर दिया और अभय सिंह को बताया कि इस समय मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में गोली चल रही है। इस पर अभय सिंह ने पूछा कि गोली बराबर चल रही है या एक तरफा। तो कल ही इस मामले में एक और आरोपी, उसका एनकाउंटर होता है, राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे, और उसके बाद ये ऑडियो क्लिप आता है और एक बार फिर से 15 साल पहले जो हत्याकांड, उसका वो मामला सुर्खियों में है। बात अब विकास दुबे से जुड़ी कर लेते हैं। विकास दुबे के साथ ही ग्राम प्रधान ने कई राज खोले हैं। जेल में बंद है इस वक्त राम, जिसने बताया है कि विकास का साथ किन किन लोगों ने दिया है। एक नाम का उसने खुलासा किया है और ये नाम है समाजवादी पार्टी नेता नीरज सिंह गौर का, जो विकास को सपोर्ट करता था, हथियार और कारतूस की सप्लाई करता था विकास को। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान नीरज सिंह गौर ने कई बड़े नेताओं के साथ विकास की मुलाकात करवाई थी। विकास दुबे को बड़ा भाई बताकर सबसे मिलवाता था नीरज। ये जानकारी राम ने दी है, जो कि इस वक्त जेल में बंद है, ग्राम प्रधान है। 2018 जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी है नीरज सिंह गौर। मृतकों के घर वालों को जबरन उठा लाया गया था, विकरू गांव में ही रखा गया था, ये एक बड़ी जानकारी वो दे रहा है। विकास दुबे ने सभी गवाहों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। टॉप 15 लिस्ट में 4 नंबर पर नीरज सिंह गौर का नाम शामिल है और नीरज सिंह गौर विकास दुबे का बेहद करीबी था, उसे लगातार सपोर्ट कर रहा था। नीरज सिंह गौर ही नीरज गन हाउस का भी मालिक है। रूड़ा इलाके के तेगाई जिला पंचायत सदस्य हैं और नीरज सिंह गौर, नीरज और उसकी पत्नी के चुनाव में पूरी जिम्मेदारी विकास दुबे उठाया करता था। इधर अमरोहा में दिल्ली पुलिस और स्थानीय पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद तस्कर गिरफ्त में आए हैं। इन शातिरों ने तस्करी का ऐसा फॉर्मूला इजाद किया था कि पुलिस भी दंग रह गई। इस बेशकीमती लकड़ी की खेप को तस्करों के चुंगल से निकालने में दिल्ली क्राइम ब्रांच और अमरोहा पुलिस की टीम ने बड़ी मशक्कत की है। अमरोहा के हाशमी नगर के गोदाम में छापा मारकर पुलिस की टीम ने 50 करोड़ रुपए की बेशकीमती चंदन की लकड़ी बरामद की है। चंदन की लकड़ी पकड़ी है, जो कि यहाँ पर प्रतिबंधित लकड़ी है और स्मगल करके लाई गई है। इसमें पुलिस ने अभी मौके से जो लकड़ी पकड़ी है उसके साथ कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है और इसमें आगे जांच करके जानकारी की जाएगी कि इन लोगों की सहभागिता इस पूरे काले कारनामे में है। इस चंदन की लकड़ी को थर्मोकोल में छिपाकर ट्रक में लोड किया जा रहा था। खबर यह भी है कि इस लकड़ी को विदेशों में भी सप्लाई किया जाना था। हाशमी नगर इलाके से पकड़ी गई प्रतिबंधित लकड़ी में हाशमी ग्रुप के चेयरमैन सिराजुद्दीन हाशमी की भी भूमिका पुलिस जांच कर रही है। ये हाशमी नगर इलाका है जहां पर ये मकान है और इसमें ये लकड़ी किस प्रकार यहाँ पर आई, कब आई, कौन कौन इसमें शामिल हैं, इस सब की जानकारी की जा रही है। जो वन विभाग के लोग हैं उनका अनुमान है कि ये लकड़ी की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है और ये लॉकडाउन होने के बाद से यहाँ पर मौजूद है और किन परिस्थितियों में ये लकड़ी यहाँ पर आई है इस बारे में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। तस्करी की गई लकड़ी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और अमरोहा पुलिस ने पकड़ तो लिया। अब लकड़ी के तस्कर की गिरफ्तारी का इंतजार है। अमरोहा से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पॉलिटिक्स तेजी से गर्मा रही है। विकास दुबे एनकाउंटर मसले को भी हथियार बनाया जा रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है और इसी ब्राह्मण समाज को अब लुभाने की कोशिश चल रही है। इसी ब्राह्मण समाज पर डोरे डालने के लिए एक के बाद एक सियासी दांव चले जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, तो मायावती भी सामने आ गई और उन्होंने कहा कि जब अखिलेश की सरकार थी तब उन्होंने मूर्ति क्यों नहीं लगवाई। मायावती ने कहा कि वो अखिलेश यादव से भी बड़ी मूर्ति लगवाएंगी।
अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने के बाद सपा ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सियासी दांव चला और लखनऊ में परशुराम की 108 फीट ऊंची भव्य मूर्ति लगाने का ऐलान किया। ब्राह्मणों का हितैषी बनने की होड़ में अब बीएसपी भी कूद पड़ी है। सपा के ऐलान के 48 घंटे बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती मीडिया के सामने आई और सपा से ज्यादा बड़ी परशुराम की मूर्ति लगवाने की घोषणा कर दी। की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। यदि सनातन परंपरा को, पूरे देश को हम किस राह पे ले जा रहे हैं यह चिंता का विषय है। हमारे अवतारी पुरुष को जो लोग जाति पाति में बांटने का प्रयास कर रहे हैं वह गलत है। संत महात्मा इसका विरोध करते हैं। जितने भी भगवान के अवतार हुए वह सब हमारे लिए भगवान तुल्य हैं और सबके लिए है। सर्वेश, अब ये जो सियासत चली है, ब्राह्मणों को लुभाने की जो कोशिश हो रही है, परशुराम की मूर्ति की बात हो रही है, विकास दुबे एनकाउंटर का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सियासत किस ओर बढ़ती नजर आ रही है और किस रफ्तार से? ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है और यही वजह है कि जिसके साथ ब्राह्मण वोट बैंक रहता है उसके साथ कुर्सी रहती है। अब तक जो यूपी का इतिहास है, 21 मुख्यमंत्री हुए हैं जिनमें से 6 ब्राह्मण भी रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पिछले 23 सालों में देश की आजादी के बाद यूपी पर ब्राह्मणों ने राज किया है। लेकिन अब जो राजनीति है वो किस करवट बैठेगी ये इस पर निर्भर करेगा कि ब्राह्मण वोट किसके साथ है, क्योंकि बसपा भी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ब्राह्मणों को साथ में लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। इसके साथ ही साथ इसका फायदा अखिलेश यादव सरकार को यानी सपा को भी मिल चुका है और इस समय ब्राह्मण वोट बैंक भाजपा के साथ है, ये सभी जानते हैं। और यही वजह है कि अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, वहां पर शिलान्यास हो गया, उसके बाद एक बार सपा ने ये चाल चली और इस बात को आगे रखा कि महर्षि परशुराम कि वहां पर लखनऊ में एक प्रतिमा लगाएंगे। लेकिन यह बात बसपा सुप्रीमो मायावती को रास नहीं आई और उन्होंने 48 घंटे सर्वेश, अगर ब्राह्मण राजनीति की, ब्राह्मण पॉलिटिक्स की बात करें उत्तर प्रदेश में मौजूदा दौर में, इस वक्त की बात करें तो बीते 2-3 महीने से कांग्रेस की ओर से सुगबुगाहट देखने को मिल रही थी। गाहे बगाहे ये आरोप लगाए जा रहे थे कांग्रेस की ओर से कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, लेकिन मूर्ति का नाम समाजवादी पार्टी ने लिया कि वो परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे और अब मायावती आ गई। तो क्या कांग्रेस भी इस लड़ाई में इस तरह से कूदेगी? जी निश्चित तौर पर कांग्रेस भी कूदेगी, क्योंकि इस समय सभी चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज का जो वोट है, ब्राह्मण वर्ग का जो वोट है वो उनके राजनीतिक दल के साथ रहे। क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, अगर कांग्रेस की बात करें तो उनका जो राजनीतिक गठजोड़ हुआ करता था वो दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम का था, वो उनका आधार खत्म हो चुका है। यही वजह है कि गाहे बगाहे ब्राह्मण पॉलिटिक्स बार बार कांग्रेस करती है। राहुल गांधी ने जनेऊ धारण किया, वो शिव मंदिर गए, तमाम तरह की चुनाव के पहले जो टोने टोटके कह सकते हैं जो प्रयोग किए गए वो इसी वजह से किए गए कि सभी अपने आप को हिंदुत्ववादी चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और ब्राह्मणों का वोट जी सर्वेश, अभी 2022 में वक्त है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी से ही तमाम राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर तैयारी अपनी शुरू कर दी है और उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण वोटर हैं और इसी 14% वोटर्स पर सबकी निगाह है। सभी इसे लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। सभी पार्टियों को ऐसा लगता है कि उनका जो कोर वोटर है वो तो उनके साथ है ही। अगर ये 14% ब्राह्मण उनके पाले में आ जाए तो गणित उनके पक्ष में होगा। हालांकि 2022 में अभी वक्त है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।